आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों इस्साक जेनोसाइड की, मतलब सोमालिया की। सोमालिया के बारे में हमने आज तक बात नहीं की है। हमने बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस के बारे में देखा। मैंने जेनोसाइड सीरीज कवर किया अफ्रीका के तो कितने सारे, ठीक है, रुवांडा जेनोसाइड, डारफूर जेनोसाइड, पूरे अफ्रीका के बारे में बात की है। लेकिन अभी तक हमने सोमालिया के बारे में बात नहीं की। तो आज हम सोमालिया के बारे में देखेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरेंस को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने कमाल की किताब लिखी है दोस्तों, फेलियर टू ट्रायम्फ। आप इसको स्टडी IQ की वेबसाइट से प्री बुक कर सकते हैं। हमारा ऐप आ गया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, मैं अपडेट्स देता रहता हूं। ये रही मेरी आईडी। ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, सोमालिया की बात करें दोस्तों तो एक ऐसा देश जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे रिसोर्सेज यहां पे मिलते हैं, स्ट्रैटेजिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर अफ्रीका को देखें तो इसमें काफी देश लैंडलॉक्ड हैं, लेकिन सोमालिया एक ऐसा देश है जिसको पूरा एक्सेस है समुद्र से। इसीलिए ही देखिए, कॉलोनियलिज्म की बात करें तो जितनी भी कॉलोनियल कंट्रीज थी वो उन्हीं देश को टारगेट करती थी। ज्यादा उनका टारगेट वही रहता था जिनका समुद्र से एक्सेस होता था। उस समय प्लेन्स नहीं थे, ट्रेन्स नहीं थी, समुद्र से सब होता था। तो व्यापार पूरा समुद्र से होता था। तो जो सोमालिया है इसको पूरा समुद्र का एक्सेस है, ये आप देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं, गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, ये गल्फ ऑफ एडन। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सोमालिया इज लोकेटेड इन दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इट्स अ सॉवरेन कंट्री। अगर हम अभी बात करें तो सोमालिया एक सॉवरेन कंट्री है। ठीक है, प्लेटूज, प्लेन्स एंड हाईलैंड सब कुछ बढ़िया है। कैपिटल इसके मोगादिशु, नाम सुना होगा। बट सोमालिया इज अ फेल्ड स्टेट, ये आपको पता ही होगा। सोमालिया इज फेमस फॉर देयर पायरेट्स। सोमालिया में समुद्री डाकू जो है वो मिलते हैं। आपने देखा ही होगा कि जितने ज्यादा जो पायरेट्स होते हैं, जो समुद्री लुटेरे होते हैं, वो सोमालिया के ही होते हैं। सोमालिया एक फेल्ड स्टेट है। अगर पूरी दुनिया में बात करें तो दो ऐसे देश जहां बहुत ज्यादा बदकिस्मती है, बहुत दिक्कत हुई है उनके साथ, बड़े अभागे देश हैं, एक है सोमालिया और एक है अफगानिस्तान, जहां पे अभी तक बड़ी प्रॉब्लम है। 1991 से लेकर सोमालिया में सिविल वॉर चल रही है और अभी तक चालू है। समझ रहे हैं? ये जो जो हम इसाक जेनोसाइड की बात करें ना, जो नॉर्थ, ये बुराव हो गया, बरबेरा हो गया, हरगेसा हो गया, ठीक है, यहां सब ये जेनोसाइड हुआ था। कई बार यहां पे जेनोसाइड हुए हैं दोस्तों। ठीक है, क्लैन सिस्टम चलता है। सोमालिया के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। सोमालिया में क्लैन सिस्टम चलता है। सोमालिया में मेरिटोक्रेसी नहीं है। पूरे अफ्रीका में ही आपको पता ही है, बहुत सारे क्लैन, बहुत सारी ट्राइब्स हैं। सोमालिया में ज्यादातर मुस्लिम्स हैं। ठीक है, 80% यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम ही है ना। वैसे अगर सोमालिया की टोटल पॉपुलेशन की बात करें दोस्तों, अगर मतलब हम देखें कि यहाँ पे मतलब 2017 का जो सेंसस हुआ था तो 11 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है ना, तो 11 करोड़ लोग अच्छा खासा फिगर है। ओके, 2017 का सेंसस ही कहता है। ठीक है, और अब अगर अभी सेंसस की बात करें 2018 मतलब 20 तक, तो ये शायद 12-13 करोड़ पहुंच गई होगी। तो सोमालिया में ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं। ठीक है, एक मुस्लिम देश है, बट कोई दिक्कत नहीं है। एक फेल्ड स्टेट है। फेल्ड स्टेट इसलिए है क्योंकि यहां पे, जैसा कि मैंने बताया, कि एक तो कंट्री सिविल वॉर में है, दूसरी चीज यहां पे डेवलपमेंट नाम मात्र के बराबर है। मेरिटोक्रेसी है नहीं यहां पे। आपको काबिलियत के बल पे आपको पोस्ट नहीं मिलती है। यहां पे जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसमें कौन सी क्लैन से वो आता है, कौन सी ट्राइब से वो आता है, उस हिसाब से पोस्ट मिलते हैं। कोटा सिस्टम है एक तरीके से, मेरिटोक्रेसी नहीं। जैसे भारत में भी रिजर्वेशन है, लेकिन भारत का रिजर्वेशन एक बहुत ही जबरदस्त है। भारत में भी रिजर्वेशन में कंपटीशन है, लेकिन सोमालिया में ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं? सोमालिया में ऐसा नहीं। हालांकि मोनार्की नहीं है यहां पे, फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। रिपब्लिक, यहां पे लोग चुन के आते हैं। लेकिन वही दिक्कत है ना कि सोमालिया इस समय कौन क्या कंट्रोल कर रहा है किसी को पता ही नहीं है। बहुत बुरी हालत है सोमालिया में। सिविल वॉर जो है ना अभी तक चल रहा है। और सिविल वॉर की शुरुआत कैसे हुई हम देखेंगे इसी लेक्चर में, इसाक के जेनोसाइड में। 1991 जब कोलैप्स, सरकार ही कोलैप्स कर गई। ठीक है, और वो अभी तक बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब यहां पे जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, इतनी ज्यादा गरीबी है, यूनाइटेड नेशंस ने भी ऑपरेशन रिस्टोरेशन होप चलाया, बहुत कोशिश की सोमालिया को उबारने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ दोस्तों। लोगों के पास, बेचारे लोग यहां पे बहुत गरीब है, बहुत अभागे हैं, है ना। इसीलिए उनको पायरेट्स बनना पड़ता है। उनके पास और कोई चारा ही नहीं है, इसीलिए उनको समुद्री लुटेरा बनना पड़ता है।
आज भी दोस्तों 15-20 हजार जो सोमालियन पायरेट्स है ना, वो दुनिया भर की जेलों में बंद है ना। तो हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए सोमालिया के लिए, क्योंकि हम सब बिलीव करते हैं वासुदेव कुटुंबकम में। पूरी दुनिया को सोचना चाहिए कि सोमालिया का क्या होगा। सोमालिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, लेकिन अगर आप इंडेक्सेस में देखेंगे, जैसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सबसे ऊपर रहता है सोमालिया। सबसे जो ज्यादा करप्ट कंट्री है वो सोमालिया, लगातार सोमालिया टॉप करता है। टेररिज्म में देखेंगे तो सोमालिया सबसे इसमें भी सबसे ऊपर रहता है, ठीक है। सबसे लास्ट में सोमालिया का नंबर, अफगानिस्तान और सोमालिया। तो एक फेल्ड स्टेट इसको बोला गया है। मतलब पूरी तरीके से स्टेट फेल हो गई। ना ही यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर कोई लगाया, सर्विसेज तो है ही नहीं, एक फेल्ड स्टेट, ठीक है। लेकिन सोमालिया हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर हम सोमालिया की बात करें दोस्तों, देखिए पहले तो यहां पे जैसा कि मैंने बताया कि राजा महाराजाओं का ही था, ठीक है। अदाल सल्तनत जो है, सोमालिया की बात करें, अदाल सल्तनत और बहुत सारे सुल्तान जो हैं, है ना, ये सब यहां पे रूल करते थे। लेकिन बाद में इटालियंस ने और ब्रिटिशर ने इस पे कब्जा कर लिया, ठीक है। ब्रिटिश जो है वो यहां पे आ गया, ठीक है, 19th सेंचुरी की शुरुआत में। और इटालियन जो है, नॉर्थ को ब्रिटिश कब्जा करता था, ठीक है। और ये साउथ पे किसने कब्जा किया था? इटली ने, है ना। तो अब हम ये देखते हैं दोस्तों, जब ये नॉर्थ और साउथ को, सोमालिया जो है वो अखंड सोमालिया में बिलीव करता है कि इथियोपिया, ये जिबूती, ये सब हमारा है। जिबूती में आपको पता ही कि बहुत सारे देशों के आर्मी बेसेस है जिबूती में, ठीक है ना, और बिल्कुल सोमालिया से लगता है। तो ये इथियोपिया और ये सब सोमालिया सब हमारा है ना। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो ब्रिटेन और इटली ने सोमालिया को छोड़ा। 1960 में सोमालिया को इंडिपेंडेंस मिल गई, पूरी तरीके से यहां पे इंडिपेंडेंस मिल गई, आजादी मिल गई। ये देख लीजिए दोस्तों, अल शबाब जो है ये अल कायदा का ही पूरा बैकिंग इसको अल कायदा की है, और अल शबाब वहां की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप देख लीजिए कौन, आराम से पॉज करके इसको देख लीजिए कौन क्या कंट्रोल करता है। सोमालिया की कंडीशन इस समय बहुत बुरी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1960 में यहां पे पहला सोमाली स्टेट बनाया गया, है ना। 1960 में सोमालीलैंड बोला गया, जो आपका ब्रिटिश जब छोड़ के गई थी, ठीक है, इस पूरे एरिया को, मतलब आधा एरिया ब्रिटिश के पास था, तो इसको सोमालीलैंड बोला गया। और बाकी को जो इटली के अंदर था उसको सोमाली रिपब्लिक बोला गया। समझ गए? ब्रिटिश सोमालीलैंड था उसको नॉर्थ बोलते थे, और साउथ में जाओ उसको मतलब जो साउथ में एरिया था उसको सोमाली रिपब्लिक बोलते थे, मतलब सदर्न रिपब्लिक। तो नॉर्थ और साउथ सोमालिया जो थे वो अलग अलग थे। अब देखिए ब्रिटिश ने यहां पे अलग हिसाब से रूल किया, और अगर हम बात करते हैं इटली, उसने अलग हिसाब से, मतलब अलग दोनों का रूल था। तो नॉर्थ और साउथ का डिवीजन था। आप समझे, 1960 में जैसे ही आजादी मिली, नॉर्थ और साउथ कल्चर ही अलग थे, हालांकि सोमालिया तो एक ही था, ठीक है। उसके बाद बनता है संविधान। 1961 में सोमालिया का संविधान बना, बाकायदा रेफरेंडम हुआ, किसको क्या चाहिए, है ना, किसको अलग रहना है, क्योंकि नॉर्थ वाले बोल रहे थे कि हमको अलग रहना है, हमको साउथ में पूरे सोमालिया को मिलाना सही नहीं है, नॉर्थ सोमालिया और साउथ सोमालिया को बिल्कुल अलग करो। सूडान में भी यही प्रॉब्लम हुई थी, जिसका निपटारा 2013 में हुआ। इसी के लिए तो पूरी सिविल वॉर है। यहां पे जो ग्रुप्स है वो अपना अपना एरिया मांग रहे हैं। सिविल वॉर इसी के लिए ही होती है। वैसे कभी भी आप गृह युद्ध की बात करेंगे तो कंट्रोल के लिए होती है और अलग एरिया डिमांड करते हैं, इसीलिए ही गृह युद्ध होता है। ये समझे आप? तो अब हम ये देख रहे हैं दोस्तों कि नॉर्थ और साउथ सोमालिया को अलग अलग करो। ये नॉर्दर्न की ज्यादा मांग थी, नॉर्थ में डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा था। और इन्हीं नॉर्थ में रहते थे इसाक। वैसे बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे क्लैंस रहते हैं। इसाक जो थे वो नॉर्थ ईस्ट में मेजोरिटी में थे, नॉर्थ एरिया में। वो बोल रहे थे कि हमारे साथ पूरा डिस्क्रिमिनेशन होता है। देखिए 1960 से लेकर 1980 तक, 1980 तक या 1990 तक भी नॉर्थ के साथ फुल ऑन डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ पहले से ही मांग कर रहा था कि हमको अलग करो, ब्रिटिश सोमालीलैंड को बिल्कुल अलग करो। तो शुरू से ही यहां पे इधर हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ नॉर्थ के साथ। जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे, जो भी एड थी, वो सब साउथ को मिलती थी। 95% जितने प्रोजेक्ट्स थे वो सब साउथ में जाते थे, जिसकी वजह से यहां पे जो इसाक थे, जो क्लैंस थे, इसाक एक क्लैन है, ये बड़े गुस्से में थे कि हमको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमको शेयर ही नहीं मिल रहे हैं। साउथ जो है वो जितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है सरकार की, सब में डोमिनेट करता है, तो ऐसा होगा नहीं। फिर हम देखते हैं 1969 में तख्ता पलट होता है सोमालिया में, ठीक है। देखिए वहां के जो राजा थे, जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, अब्दुल रशीद अली शेर मार्के, इनको एसासिनेट कर दिया मिलिट्री ने, ठीक है। मिलिट्री ने इनको एसासिनेट कर दिया। और उसके बाद जनरल सियाद बारे, इनकी बायोग्राफी में रिव्यू करूंगा। जनरल सियाद बारे की बात करें, इनका जो रिजीम था 1991 तक ये रहे,
इनका जो पूरा, जो इनकी जुंटा थी, जो इनकी मिलिट्री थी, जुंटा पार्टी जो मिलिट्री पूरा कंट्रोल करती थी, ठीक है। तो 22 साल जो इनका कंट्रोल रहा 1969 से लेकर 1991 तक, ये सोमालिया का सबसे खतरनाक और सबसे खराब रूल था। ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस बहुत हुए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड मॉडर्निस्टिक प्रोजेक्ट्स भी यहां पे बारे लेके आए, ठीक है। लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए बारे ने कोशिश की, लेकिन अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें, इसी दौरान ही इसाक जेनोसाइड हुआ। हम इसाक जेनोसाइड की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 1987 से लेकर 1989 की घटना है, समझ रहे हैं। तो साद बारे का जो कंट्रीब्यूशन है, जो इनका रूल था, वो बहुत खराब था। तो 1969 में तख्ता पलट हो गया और आर्मी ने पूरा कंट्रोल ले लिया सोमालिया पे। 1969 से जनरल साद बारे जो है वो सुप्रीम लीडर हो गए। अब जैसे ही साद बारे आए, सबसे पहले दोस्तों, कोई जब जहां पे तख्ता पलट होता है, जहां डिक्टेटरशिप आती है, सबसे पहले क्या करती है ये डिक्टेटरशिप, ये जो डिक्टेटर्स होते हैं, मीडिया को खत्म करो और पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करो, ठीक है। मीडिया को इसलिए सस्पेंशन जरूरी होता है कि मीडिया लोगों की आवाज होती है ना। सरकारें जो है वो फ्री मीडिया से बहुत ज्यादा डरती हैं, ठीक है। फ्री मीडिया और वकीलों से बहुत डरते हैं। तो मीडिया को बैन करो, चाहे जो हो जाए, सबको बैन। फिर यहां पे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उसको बैन किया, जो सिविल लिबर्टीज थे उन सबको सस्पेंड कर दिया। पूरी 1969 में डिक्टेटरशिप सोमालिया में लागू हो गई। अब इसाक का और मूड खराब हो गया, ठीक है। अगले 10 सालों में जितने भी डेवलपमेंट हुए, इसाक को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। कोई भी प्रोजेक्ट यहां पे नहीं लगाए गए। इसाकों का और ज्यादा मूड खराब हो गया कि हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है, और यहां पे उनका गुस्सा जो है वो अब बढ़ने लगा। और जब गुस्सा बढ़ता है तो होती है अपराइजिंग। फिर एक रीजन और है दोस्तों इसाक जेनोसाइड का, इथियोपियन वॉर, जिसको ओगेडन वॉर भी कहते हैं। कई समय से, मैंने आपको अभी दिखाया ना मैप में, कई समय से ये जो सोमालिया है ये इथियोपिया को कब्जा करने की सोच रहा था। इथियोपिया हमारा है, सोमालिया ये जानता है, इसको सोमालिया बिलीव करता है, और यहां पे ही शहर है ओगेडन, ठीक है। सोमालिया बोलता है ये हमारा है, जाहिर सी बात है। देखिए, शुरुआत हमेशा एक शहर कोई एनेक्स करके होती है, उसके बाद एक्सपेंशन होता है। तो सोमालिया चाहता था कि ओगेडन जो है वो हमारा हो जाए, और इसीलिए 1977 1978 एक साल इथियोपिया और सोमालिया युद्ध में चले जाते हैं, है ना। इथियोपिया जो है वो बिल्कुल, इथियोपिया में फिर भी काफी ठीक था। इथियोपिया की हिस्ट्री मैंने पूरी कवर की है, आप लेक्चर देखिएगा दोस्तों एबी अहमद का, ठीक है। वो इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और उस समय उनको नोबेल पीस प्राइज मिला। इथियोपिया और एरिट्रिया में भी सिविल वॉर चल रहा है ना 1998 से, अभी 2019 में वो इश्यू रिजॉल्व हुआ। अफ्रीका के ज्यादातर नेशन सब सिविल वॉर में है, या तो उनका निपटारा अभी हुआ है या अभी भी सिविल वॉर में ही है। वो बहुत दिक्कत है अफ्रीका में अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये जो ओगेडन है, यहां पे ये जो ओगेडन वॉर हुआ, जिसको इथियोपिया और सोमालिया वॉर भी कहते हैं, इसमें जीत हुई इथियोपिया की। जाहिर सी बात है, बाहर से सपोर्ट भी था इथियोपिया को। सोवियत जो है, देखिए एक चीज और बता दूं आपको, सोवियत जो है वो सोमालिया को सपोर्ट कर रहा था, समझ रहे हैं। सोवियत जो है वो सोमालिया को सपोर्ट कर रहा था। यहां पे भी आप कोल्ड वॉर देखेंगे, अफ्रीका में भी जो कंडीशन है ना, कोल्ड वॉर यहां पे आपको बहुत प्रेवलेंट देखने को मिलेगा। सोवियत सोमालिया के साथ था, जब सोवियत है तो अमेरिका भी इसमें कूदेगा। तो अमेरिका ने रिबेल ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वॉर जो है बहुत ही इंटेंसिफाई हो गई। लेकिन 1991 में जब सोवियत का डिसोल्यूशन हुआ, सोवियत चला गया, तो अमेरिका इकलौती पावर, और अमेरिका ने रिबेल ग्रुप्स को और ज्यादा पैसा। तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं दोस्तों अगर हम सोमालिया की बात करें तो। इथियो सोमाली वॉर जो है ये 1 साल तक चली और इसमें सोमालिया की हार हुई, इथियोपिया की जीत हुई। अब उस समय 1979 में हम देखते हैं कि सोमालिया की जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा नहीं थी, ठीक है। सोमालिया की पॉपुलेशन 10 से 15 लाख के बीच में थी, लेकिन इधर सोमालिया में ढेर सारे रिफ्यूजीज आने शुरू हो गए। 13 लाख रिफ्यूजीज ओगेडन से सोमालिया में, ये नॉर्थ एरिया में आ गए, समझ रहे हैं। अब नॉर्थ एरिया में ऑलरेडी इसाक रहते थे। अब यहां पे जो जनरल सियाद बारे हैं, उन्होंने इन रिफ्यूजीज को सपोर्ट करना शुरू किया। क्यों? वो चाहते थे कि इन रिफ्यूजीज को सपोर्ट करें, इनकी एक आर्मी तैयार करें, इथियोपिया के खिलाफ भी हम इसको युद्ध में यूज कर सकते हैं। और जो नॉर्थ में, देखिए जब वॉर हुआ था ना, तो नॉर्थ में जो इसाक थे उनको वॉर से कोई लेना देना नहीं था। वो तो डिसकंटेंटेड थे कि हमको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, तो वो तो कुछ भी अगर सोमालिया करता वो साथ नहीं देते। तो इन्हीं रिफ्यूजीज को यूज किया गया कि इन इसाकों को मार दो। कहने का मतलब यह है कि उस समय इसाक जो थे वो सरकार के खिलाफ खड़े थे, और सोमालिया की आर्मी और जो रिफ्यूजीज थे उन्होंने मिलकर इसाकों का नरसंहार किया, समझ रहे हैं।
बार बार इसाक कंप्लेन करता था कि हमारे लिए कुछ देखो, कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसकी वजह से इसाक में 1979 में वॉर ने पूरी तरीके से कमर तोड़ दी। प्लस हम ये देखते हैं कि रिफ्यूजीज बहुत सारे आ गए, इन रिफ्यूजीज को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, इन रिफ्यूजीज को मदद देनी शुरू कर दी, हथियार सप्लाई करने से साथ बार देनी शुरू कर दिए, मारो इसाकों को। ठीक है, तो बकायदा इसाकों की अपराइजिंग हुई, हम ये देखते हैं इसाकों की अपराइजिंग हुई और फिर सोमाली नेशनल मूवमेंट की स्थापना हुई 1981 में। पहले तो ये आजादी नहीं मांग रहे थे, आजादी इन द सेंस कि पहले तो ये नॉर्थ में इतना कोई दिक्कत, मतलब ये तो यही कह रहे थे कि हमको ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, लेकिन बाद में इन्होंने बोला कि अब सोमालिया को अलग करने का वक्त आ गया, इसको तोड़ने का वक्त आ गया है। तो जो सोमाली नेशनल मूवमेंट जो था उन ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा था जो सरकार के खिलाफ खड़े थे, ठीक है, ताकि रीजन में स्टेबिलिटी रह जाए, है ना। ऊपर से यूनाइटेड नेशंस ने भी अपनी पॉलिसी, यूनाइटेड नेशंस ने भी अपने प्रोग्राम चलाए थे कि यहां पे जो लोग परेशान हो रहे हैं, हालांकि अभी बाद में चलाएगी यूनाइटेड नेशंस, उनको हम मदद दे सके, समझ रहे हैं। और ये इसाक अपराइजिंग जो थी ये 1978 ये जो वॉर हुआ था, ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण था दोस्तों 1991 में जो कोलैप्स हुई। सियाद बारे की रिजीम 1991 में कोलैप्स कर गई, है ना। इनकी जो ऑटोनॉमी थी वो 1991 में जितने रिबेल ग्रुप्स थे उन्होंने उखाड़ के फेंक दी इनकी सत्ता, और तब से सिविल वॉर चालू है, समझ गए। तो सोमाली नेशनल मूवमेंट में बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे बिजनेसमैन इन्वॉल्व थे, एसएनएम इसको हम बोलेंगे। अब दोस्तों जब सरकार का मूड खराब हुआ कि इधर एसएनएम बन गया है और वेस्ट का भी सपोर्ट, तब यहां पे सियाद बारे ने बोला चलो खत्म करते हैं सबको। नॉर्थ में इसाक बहुत ज्यादा एक्टिव थे, नॉर्थ ईस्ट में इधर डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम की एक पार्टी थी, एक ग्रुप था, वो बहुत एक्टिव था। और इधर सॉरी नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ वेस्ट में तो एसएनएम बहुत ज्यादा एक्टिव था ही। तो जितने भी ग्रुप्स थे उन सबको मारो, है ना, सिर्फ इसाकों को नहीं, इसाकों को बहुत ज्यादा मारा, लेकिन जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबको मारो। फिर एक लेटर, दोस्त आई एम रियली सॉरी, ये PLA होगा, मैंने PA लिख दिया, प्लानिंग होगा ये। फिर इधर हम देखते हैं कि एक लेटर जो है वो वायरल हो गया, है ना। जनरल मॉर्गन जो कि ब्रदर इन लॉ थे और बॉडीगार्ड थे BRA के, बारे के, ठीक है। तो जनरल मॉर्गन ने एक लेटर लिखा अपने फादर इन लॉ को। उन्होंने बोला, मिलिट्री गवर्नर थे उस समय, बहुत हो गया है, अब इसाकों को उनकी औकात दिखानी पड़ेगी। फाइनल सॉल्यूशन यहां पे प्रपोज किया गया, खत्म कर देते हैं इसाकों को, इनके घरों को बर्बाद करते हैं, सब चीज, एक प्लान्ड किलिंग प्रपोज की गई, ठीक है, जनरल मॉर्गन द्वारा। बारे ने यह बात मान ली, इसको मॉर्गन रिपोर्ट भी बोला गया, एक तरीके से सीक्रेट लेटर था। बारे ने यह बात मान ली, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन टू सोमालिया, इसाकों को वंस एंड फॉर ऑल, क्योंकि इन्हीं की ही वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतने सारे ग्रुप्स खड़े हो रहे हैं, बाहर से इनको सपोर्ट मिल रहा है, इन्हीं को ही खत्म कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और उसके बाद हम देखते हैं एक साइड से 1987 से लेकर 88 89 एक साइड से जेनोसाइड, नरसंहार शुरू किया। इसमें एक और चीज है दोस्तों, इसमें एसएनएम की बात करें, ठीक है, सोमाली नेशनल मूवमेंट, इसका एक और रीजन यह था कि मई 1987 में एसएनएम ने कुछ शहरों पे कब्जा कर लिया था। इससे पहले एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी होने लगी थी, मैंने बताया ना, जैसे ही ये लेटर आया था, ठीक है, मिड 1980s में ये लेटर आया था, उसके बाद एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, मतलब पुलिस जो है वो पकड़ के ले जाती थी, आर्मी जो है वो पकड़ के ले जाती थी, जो बिजनेसमैन, जो पॉलिटिशियन, उनको मार देती थी बाकायदा, ऐसे पॉइंट ब्लैंक ऐसे सबको झुकाया जाता था और गोलियों से भून दिया जाता था, ऐसी कंडीशन थी। बहुत सारी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई है ना। इसी का ही दोस्तों नतीजा यह था कि सोमाली नेशनल मूवमेंट ने बोला कि अब हम अपने मूवमेंट को तेज करते हैं और शहरों पे कब्जा करो, तभी चीजें सही हो सकती है। तो मई 1987 में कुछ शहरों पे कब्जा भी किया। 27 मई को बुराव पे कब्जा, मैंने आपको दिखाया था ना मैप में, देखिए फिर से दिखा देता हूं, ये है ना बुराव, ये बुराव हो गया, हरगीसिया हो गया, यहां पे हरगीसिया में तो बहुत ज्यादा जेनोसाइड हुआ, ठीक है, यहां पे कब्जा कर लिया था इधर एसएनएम ने। लेकिन फिर जब सरकार को पता चला, सरकार ने बोला लगता है ये लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं, खत्म करो इनको। और उसके बाद फिर जहां इन्होंने कब्जा किया था उनको तो खत्म किया ही, और एक पूरी बकायदा जेनोसाइडल कैंपेन शुरू की 1988 से लेकर 1989 तक, एक साल तक जहां पे भी इसाक मिले खत्म किया उनको, जेल में डाला, मारा और बहुत बुरी हालत की। और जहां पे ये आर्मी जो जाती थी, ठीक है, जो मिलिट्री जाती थी, वो ऐसा नहीं कि खाली लोगों को मार रही है, वो गांव के गांव को जला देती थी, पूरे गांव में हर किसी को, इंसान तो छोड़िए जानवरों तक को मार डालती थी, लाइव स्टॉक। देखिए अगर हम बात करें अफ्रीका में, तो अफ्रीका में जो शुरू से ही जो उनका रियल वेल्थ है ना, वो उनके लाइव स्टॉक है, उनके पशु हैं,
वहां पे पशुपालन चलता है, जिसके पास जितने ज्यादा पशु उतना ज्यादा वो अमीर। तो लाइव स्टॉक को, वहां पे इंसानों से ज्यादा तो लाइव स्टॉक को मारा जाता है। खत्म करो इनकी वेल्थी, खत्म करो। तो सोमालिया में भी दोस्तों यही हुआ, सिर्फ इंसानों को नहीं मारा, उनके लाइव स्टॉक जो भी था नामो निशान मिटा दिया। ऐसा बोला जाता कि 50,000 से 1 लाख इसाक जो है इसमें मारे गए। और कुछ आंकड़े तो ये बोलते कि ये आंकड़ा 2 लाख तक जाता है। अब ये बहुत, 2 लाख बहुत ज्यादा हो गया दोस्तों, है कि नहीं। तो ये 1988 से लेकर 1989 तक चला। अब जब ये लोगों को पता चला तो एसएनएम बाहर से ऑपरेट कर रही है, एसएनएम का और मूड खराब हो गया। और उसके बाद अल्टीमेटली सारे ग्रुप्स एक साथ आ गए और यहां पे डायरेक्ट वॉर छिड़ गया। जो सोमाली गवर्नमेंट थी, जो मिलिट्री थी, जुंटा थी, जो इनकी आर्मी थी बारे की, विथ इधर जो ग्रुप्स थे उनके साथ। और अल्टीमेटली 1991 में हम देखते हैं कि बारे की रिजीम को उखाड़ फेंका। और 1991 से लेकर अभी तक सिविल वॉर चालू है सोमालिया में। अभी तक इसका कोई एंड रिजल्ट नहीं आया है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों। ये सोमालिया के बारे में एक छोटी सी हिस्ट्री। अभी मैं एक और लेक्चर लूंगा जनरल बारे पे, तो उसमें मैं और अच्छे से सोमालिया के बारे में आपको बताऊंगा। तो मैंने दुनिया के हर एक नेशन के बारे में कवर किया, शायद ही ऐसा कोई नेशन बचा हो ऐसा कोई देश बचाओ जिसके बारे में मैंने नहीं बताया हो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।